11 अप्रैल 1977 एक ऐसा दिन जब एक लेखक चुपचाप इस दुनिया से चला गया। उसके घर के बाहर कोई शोर नहीं था, कोई बड़ी भीड़ नहीं थी, बस कुछ साधारण लोग, किसान, मजदूर और गांव के लोग खामोशी से खड़े थे। वे रो नहीं रहे थे, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि जैसे उनकी अपनी कोई कहानी खत्म हो गई हो। यह किसी साधारण आदमी की विदाई नहीं थी, ये उस इंसान की विदाई थी जिसने उनकी जिंदगी को शब्द दिए थे। यहीं से शुरू होती है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले की छोटे से गांव औराही हिंगना में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया फणीश्वर नाथ रेणु। उसका बचपन किसी शहर की चकाचौंध में नहीं, बल्कि मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाई और गांव की सादगी के बीच बीता। वो बचपन से ही गांव के लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से देखता था। किसानों की मेहनत, गरीबों की तकलीफ और छोटे छोटे सपनों में जीने वाले लोगों की दुनिया। शायद यही कारण था कि आगे चलकर उसकी कहानियां इतनी सच्ची और जीवंत बनी। रेणु की पढ़ाई गांव से शुरू हुई, लेकिन उसका मन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। उसे लोगों की जिंदगी समझने में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो आगे की पढ़ाई के लिए पटना और फिर नेपाल गया, लेकिन ये सफर सिर्फ शिक्षा का नहीं था, बल्कि संघर्ष का भी था। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और हर तरफ अन्याय और असमानता फैली हुई थी। रेणु उन लोगों में से नहीं था जो सिर्फ देखते हैं, वो उन लोगों में था जो बदलाव के लिए खड़े होते हैं। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो पूरा देश आजादी की आग में जल उठा। रेणु भी इस आंदोलन का हिस्सा बना। उसने सिर्फ नारे नहीं लगाए, बल्कि जेल भी गया और संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। लेकिन उसकी कहानी यहीं नहीं रुकी। उसने नेपाल की लोकतांत्रिक आंदोलन में भी हिस्सा लिया। एक भारतीय होकर दूसरे देश की आजादी के लिए लड़ना, यह सिर्फ साहस नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल थी। आजादी के बाद जब देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था, तब रेणु ने साहित्य की दुनिया में कदम रखा। उसने 1954 में मैला आंचल लिखा। यह कोई साधारण उपन्यास नहीं था, बल्कि उस भारत की सच्ची तस्वीर थी जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। इसमें गांव की जिंदगी, गरीबी, बीमारी, राजनीति और इंसानी रिश्तों को इतने वास्तविक तरीके से दिखाया गया कि लोगों को पहली बार लगा कि ये उनकी अपनी कहानी है। इस एक किताब ने रेणु को हिंदी साहित्य में एक नई पहचान दिला दी। इसके बाद उसने परती परिकथा जैसी रचनाएं लिखी, जिनमें भी गांव की जिंदगी और उसके संघर्षों को गहराई से दिखाया गया। रेणु ने साबित कर दिया कि गांव सिर्फ पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं है, बल्कि वहां भी एक पूरी दुनिया बसती है, भावनाओं, संघर्षों और सपनों से भरी हुई। उसकी कहानियां पढ़ते समय ऐसा लगता था जैसे पाठक खुद उस गांव का हिस्सा बन गया हो। रेणु की एक कहानी मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नाम की फिल्म बनी। यह फिल्म भले ही उस समय ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन बाद में इसे एक क्लासिक के रूप में पहचाना गया। यह भी रेणु की जिंदगी की तरह ही था, जिसकी असली कीमत लोगों ने समय के साथ समझी। रेणु ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। उसने आपातकाल का विरोध किया और सत्ता के खिलाफ खड़ा होने का साहस दिखाया। उसके लिए लेखन सिर्फ एक कला नहीं था, बल्कि समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी थी। वो कभी समझौता करने वालों में से नहीं था। वो बड़े शहरों की चमक दमक से दूर हमेशा गांव के लोगों के बीच रहा। उसकी कहानियां किताबों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसती थी। वो सिर्फ एक लेखक नहीं था, बल्कि उन लोगों की आवाज था जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। 11 अप्रैल 1977 को जब रेणु इस दुनिया से चला गया, तो उसकी विदाई भी वैसी ही सादगी भरी थी जैसी उसकी जिंदगी थी। कोई बड़ी भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस गांव के लोग जो चुपचाप खड़े थे। वे जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि अपनी आवाज खो दी है। आज इतने सालों बाद भी रेणु की कहानियां जिंदा हैं। हर उस गांव में, हर उस इंसान में जो संघर्ष करता है
और सच्चाई के साथ जीता है। उसने हमें सिखाया कि बड़ी कहानियां लिखने के लिए बड़े शहरों की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक बड़ा दिल होना चाहिए। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम उन आवाजों को सुन पा रहे हैं जिन्हें रेणु ने अपनी कहानियों में उठाया था, या हम भी धीरे धीरे उन्हें नजरअंदाज करते जा रहे हैं?